हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस सूरत। हम अभी तक एटम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में पढ़ा, हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल लाइंस कैसी होती हैं, कौन कौन सी सीरीज होती हैं, वो सारी बातें करी। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो जेई में पूछे जा सकते हैं, स्पेशली नीट में भी पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस क्लासिकल मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स दोनों को रिलेट करती है। भाई, क्लासिकल फिजिक्स में हमने कोलिजन के बारे में बात करी थी। जब दो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो तीन टाइप के कोलिजन होते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। ऐसे ही जब कोलिजन होता है तो मोमेंटम हमेशा हमेशा कंजर्व रहता है, लेकिन एनर्जी सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के केस में कंजर्व रहती है, बाकी लूज होती है। तो ये चीजें अपन यहाँ देखना चाहते हैं कि अगर एक एटम पे जाके एक इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है या एक न्यूट्रॉन टकरा रहा है या ऐसे कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर आपस में टकरा रहे हैं, तो वहां पे ये सारी चीजें कैसे यूजफुल होंगी। अब इस केस में हमें एक बात ध्यान रखनी है एटॉमिक कोलिजन के केस में, कि जो भी आप यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो तभी पॉसिबल है जब जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए या आयोनाइज हो जाए। मतलब एनर्जी जो भी जाएगी वो इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन या आयोनाइजेशन में ही जा सकती है, अदरवाइज कहीं और नहीं जाएगी। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर आप बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ तो कहाँ गया होगा, वो गया होगा उस इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन में या फिर उसके आयोनाइजेशन में। मतलब वो इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट पे है तो सेकंड थर्ड पे जा सकता है, फोर्थ पे जा सकता है, या फिर वो आयोनाइज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कोई भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी बातें देखी थी कि इलेक्ट्रॉन उतनी ही एनर्जी लेता है जितना वो एनर्जी डिफरेंस उसको कवर करना होता है। मान लीजिए फर्स्ट से थर्ड पे जाना है तो उस एनर्जी गैप के हिसाब से वो एनर्जी लेगा। अगर उतनी एनर्जी है तो थर्ड पे जाएगा, अदरवाइज वो एनर्जी नहीं लेगा, ठीक है। तो यही बातें हमें यहाँ ध्यान रखनी है। तो जब भी एटॉमिक लेवल के कोलिजन के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है हमेशा, कि इन सच कोलिजन्स अज्यूम दैट द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी of system is possible only if it can excite or ionize, ठीक है। उसी के करस्पॉन्डिंग अपने को यहाँ पे चेंज इन एनर्जीज कंसिडर करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी के है, v वेलोसिटी से चल रहा है। सामने एक हाइड्रोजन एटम रखा हुआ है, रेस्ट पे है और ग्राउंड स्टेट में है, फ्री टू मूव है। ये सारी चीजें दे रखी है। हाइड्रोजन एटम हो गया तो z इक्वल टू 1 हो जाएगा। ग्राउंड रेस्ट पे है तो इनिशियल स्पीड 0 होगी। ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1 हो गया, और फ्री टू मूव है मतलब ये कोलिजन के बाद ये भी चल पाएगा। ओके, आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द टाइप ऑफ कोलिजन इफ, अलग अलग केसेस दे रखे हैं। काइनेटिक एनर्जी अगर 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो कोलिजन कैसा होगा, अगर इतनी हो, इतनी हो या इतनी हो। इन चार केसेस में आपको बात करनी है कि कोलिजन कैसे कैसे होंगे। कैसे मतलब इलास्टिक होगा, इनइलास्टिक होगा या परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, ये बातें आपसे कही गई हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि भैया जब कोलिजन की बात हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जितना आएगा वो करस्पॉन्ड होना चाहिए किसी एक्साइटेशन के या आयोनाइजेशन के। उसी से रिलेटेड अपन बातें यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। तो कोलिजन देखना शुरू करते हैं। उससे पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम को कितनी एनर्जी चाहिए अगर एक्साइटेशन करना है या फिर आयनाइजेशन करना है। तो हम बात कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स फॉर हाइड्रोजन एटम जो कि अभी ग्राउंड स्टेट पे है, उसके लिए डेल्टा ई क्या क्या हो सकता है, चेंज इन एनर्जीज क्या क्या हो सकता है। या तो फर्स्ट से सेकंड में चला जाए, या तो फर्स्ट में रह जाए। तो फर्स्ट में रह जाए तो उसको एनर्जी 0 चाहिए, या वो फर्स्ट से सेकंड में चला जाए। तो याद कीजिए हमने लिखा हुआ है ये बात, जब फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट में एनर्जी होती है -13.6, सेकंड में होती है -3.4। डिफरेंस कितना आया, 10.2 का। तो यह एनर्जी उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मिल जाए, या अगर फर्स्ट से थर्ड जा रहा है तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाए। ऐसे अगर उसको एनर्जीज मिलती हैं तो वो एक्साइटेशन कर सकता है, या फिर उसको अगर 13.6 पूरी मिल जाए तो आयोनाइज हो जाएगा। तो ये एनर्जीज वो ले सकता है, ठीक है। यहां तक हम जानते हैं। अब बात करते हैं अपना क्लासिकल मैकेनिक्स की।
क्लासिकल मैकेनिक्स में भाई बोला गया था कि या तो कोलिजन होगा तो एनर्जी में लॉस बिल्कुल जीरो होगा जब इलास्टिक कोलिजन होगा, या लॉस मैक्सिमम होगा जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। तो अपन ये दोनों बातें कर लेते हैं। अगर मिनिमम लॉस की बात करें तो कितना होना चाहिए? जीरो जब इलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है। और मैक्सिमम लॉस कब होगा? जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। तो इस केस में अपने को देखना पड़ेगा कि कितना कोलिजन या कितना एनर्जी लॉस यहाँ पे होगा इफ परफेक्टली इनइलास्टिक। तो परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में अपन जानते हैं कि ये दोनों सेम स्पीड से चिपक जाएंगे और सेम स्पीड से चलेंगे। जब सेम स्पीड से चलेंगे तो मान लीजिए किसी वी नॉट स्पीड से अब चल रहे हैं बाद में, या वी फाइनल स्पीड बोल दीजिए, वी फाइनल से चल रहे हैं। हाइड्रोजन, एक न्यूट्रॉन और एक हाइड्रोजन, मास कैसे लिखोगे? अगर न्यूट्रॉन का मास m है तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में होता है एक प्रोटॉन, जीरो न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ये पूरा एटम बनता है। तो अगर यहाँ माना जाता है कि एक न्यूट्रॉन का जो मास है वो लगभग लगभग एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। ठीक है। और इन दोनों की कंपैरिजन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल होता है। तो अगर मुझे इस पूरे एटम का मास लिखना है हाइड्रोजन एटम का, तो वो एक न्यूट्रॉन के बराबर ही हो गया, इसलिए मैं इसका मास भी कितना लिख लूंगा? m के बराबर। ठीक है। तो दोनों का मास अपने पास m है। इनिशियल सिचुएशन क्या थी? ये न्यूट्रॉन आ रहा था विद सम स्पीड v, ये था रेस्ट पे, और आफ्टर कोलिजन ये सिचुएशन बन रही है, अब दोनों साथ में चल रहे हैं चिपक के, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन की बात है। ठीक है। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि अब जो फाइनल इसकी स्पीड रहेगी वो क्या रह जाएगी? तो मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, एम वी नॉट प्लस जीरो, यहाँ पे दोनों चल रहे हैं तो 2m इंटू वी फाइनल, यहाँ से वी फाइनल कितना मिल रहा है आपको? वी नॉट बाई 2 के बराबर। सो दिस इज दी फाइनल स्पीड जिसके साथ वो चल रहे हैं। और अगर ऐसा है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ इंटू 2m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर। दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। कितनी हो जाएगी ये? दिस विल बी m, और इधर से आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई 4 के बराबर। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? खाली एक चल रहा था, तो हाफ m वी नॉट स्क्वायर, दिस वाज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चेंज कितना हो गया देखना काइनेटिक एनर्जी में? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अगर देखें तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1/4 एम वी नॉट स्क्वायर के बराबर इतना लॉस हो गया, विच इज नथिंग बट इक्वल टू k बाई 2। तो अगर इनिशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी k थी तो लॉस कितना हो गया अब? k बाई 2 के बराबर। तो अपन यहाँ से अपन बात समझ पाए कि एक ये जो न्यूट्रॉन चल के आ रहा है इस पूरे सिस्टम के केस में टोटल एनर्जी का लॉस कितना हो सकता है? तो या तो जीरो लॉस हो जब इलास्टिक कोलिजन हो, या मैक्सिमम लॉस k बाई 2 का हो सकता है जब इन इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाए। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिकल मैकेनिक्स डेल्टा ई कितना हो सकता है? डेल्टा ई कैन बी 0 टू k बाई 2 के बराबर। ठीक है। अब मैंने आप ब्रैकेट्स भी यूज किए हैं, मैथ्स वाले तो समझ ही गए होंगे। ये वाले ब्रैकेट कब यूज करते हैं? जब अंदर वाले नंबर एज इट इज अपने को चाहिए होते हैं, ये और ये ब्रैकेट कब यूज होते हैं? जब इंक्लूसिव होता है पूरा 0 से k बाई 2 तक इंक्लूडिंग दीज टू। अब अपने को इनको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर कैसे करना है? तो पहला केस दे रखा है आपको, इफ फर्स्ट केस में आपको बोल रखा है काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के दे रखा है आपको 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब इस केस में देखो अपने पास डेल्टा ई क्या क्या है? डेल्टा ई आपके पास है 0 या फिर 10, सॉरी 10.2, नॉट 10, 0 या 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इस तरीके से चल रहा है अप टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपने पास सारे फैक्टर्स हैं। अब इसमें से आप देखो तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आई है वो कितने आई है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या जितना आपको डेल्टा ई यहाँ पे मिल रहा है वो क्या क्या हो सकता है? वो हो सकता है 0 से k बाई 2 तक, मतलब 0 से 7 तक हो सकता है। अब इसमें से अपने को मैच करना पड़ेगा कि इसमें से यहाँ कौन कौन सी आपको ऑप्शंस मिल पा रहे हैं। क्या आप एनर्जी कितना दे सकते हो एक इलेक्ट्रॉन को? 0 से 7 के बीच में कोई भी एनर्जी आप एक इलेक्ट्रॉन को दे सकते हो अकॉर्डिंग टू दी कोलिजन। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कितनी चाहिए? या तो वो 10 ले सकता है, या 10.2 ले सकता है, या फिर आगे वाली एनर्जी ले सकता है। ये दे सकता है 0 से 7 के बीच में, इसको चाहिए 0 या 10.2। तो पॉसिबल कौन सी है? ओनली 0। ओनली 0 यहाँ पे पॉसिबल है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे लॉस कितना होगा? सिर्फ 0 के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी ले सकता है, इतना ही लॉस होगा। और ये कब होता है? जब कोलिजन कैसा हो? इलास्टिक कोलिजन हो। तो इस केस में आपका आंसर आ जाएगा कि कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक कोलिजन।
सेकंड जो आपको केस दे रखा है उसमें आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है इनिशियल, देखिए 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिखते हैं 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब डेल्टा ई तो अभी भी यही है अपने पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस केस में अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखो, जो यहाँ से आपको डेल्टा ई मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 0 से 10.2 के बराबर ये मिल रहा है, k/2 मतलब 10.2 के बराबर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या क्या ले सकता है, या तो 0 ले सकता है या 10.2 भी ले सकता है। क्लियर है? तो इस केस में आप लॉसेस को दोनों ले सकते हो, लॉस 0 भी हो सकता है और लॉस 10.2 के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ से अपने को बात समझ में आ गई कि कोलिजन दो तरीके से यहाँ पे आंसर दिए जा सकते हैं। अगर लॉस 0 हो रहा है तो इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, और अगर लॉस 10.2 हो रहा है तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों केसेस में यहाँ पे जो है एक्साइटेशन हो सकता है। ऐसे अगर तीसरा केस देखें जहां आपको के दे रखा है 22 के बराबर, क्वेश्चन में के आपको दे रखा है 22, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ डेल्टा के कितना आ रहा है, 0 से k/2 तक, मतलब 0 से 11 तक। अगर 0 से 11 तक आ रहा है तो फिर से वही सारी बातें होगी। 11 मतलब आप इससे आगे अगर चलेंगे तो यहाँ पे आता है 12.09। मैं फिर से डेल्टा ई लिख लेता हूँ। डेल्टा ई जो इलेक्ट्रॉन के केस में चाहिए होता है वो होता है 0, 10.2, 10.2 के बाद आता है आपका 12.09, ऐसे करते करते आता है 13.6 के बराबर, ये आता है। ठीक है, तो 0 से 11 एनर्जी जो कोलिजन से मिल सकती है वो 0 से 11 के बीच में मिल सकती है। इलेक्ट्रॉन कौन कौन से ले सकता है इस रेंज के बीच में, 0 और 10.2। तो फिर से आंसर आपके आंसर पे आ जाएंगे, या तो लॉस 0 हो सकता है जब इलास्टिक कोलिजन हो जाए, या फिर लॉस 10.2 हो सकता है जब पार्शियली इनइलास्टिक या पार्शियली इलास्टिक कोलिजन हो। पार्शियली इलास्टिक क्यों बोला, अगर कंप्लीटली इनइलास्टिक होता तो 11 के बराबर लॉस होता, लॉस उससे थोड़ा कम है, 10.2 का ही लॉस हुआ, इसलिए मैंने बोला पार्शियली इलास्टिक यहाँ पे कोलिजन आएगा आंसर। ठीक है, जिसको आप इनइलास्टिक भी कहते हैं। एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक, इसको कह सकते हैं अपन इनइलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन। ओके, और चौथा केस जो यहाँ पे आपको दे रखा है, अगर काइनेटिक एनर्जी 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, ठीक है, तो इस बार चेंज इन एनर्जी कितना मिल जाएगा आपको, मिलेगा 0 से 12.9 के बराबर। ठीक है, 12.09 के बराबर आपको ये एनर्जी मिल जाएगी। तो इस बार क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं, तो यहाँ से देखो 0 हो सकता है, 10.2 हो सकता है, 12.09 भी हो सकता है। तो लॉसेस कैन बी 0 और 10.2 और 12.09 के बराबर। ठीक है, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा, इलास्टिक के करस्पॉन्डिंग। ये कब होगा, पार्शियल इलास्टिक या इन इलास्टिक के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक पे तो 12.09 आ रहा है, उससे कम अगर लॉस है तो इन इलास्टिक, तो परफेक्टली इन इलास्टिक। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूरे आप सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान क्या देना है आपको, कोलिजन के केस में जब भी एटॉमिक लेवल पे कोलिजन होते हैं तो जो भी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का है वो इलेक्ट्रॉन को जाएगा, और इलेक्ट्रॉन उसको तभी एक्सेप्ट करेगा जब उसका एनर्जी से उस एनर्जी से या तो एक्साइटेशन हो रहा हो या आयोनाइजेशन हो रहा हो, कोई भी रैंडम एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों को कंपेयर करके अपने आंसर यहाँ पे हमेशा बताने होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, देखिए क्या कह रहा है, हीलियम प्लस आयन इज एट रेस्ट, हीलियम प्लस आयन है रेस्ट पे है, एंड इज इन ग्राउंड स्टेट। A neutron with initial kinetic energy K collides head-on with helium plus ion. Find minimum value of K so that there can be an inelastic collision between these two particles. Inelastic collision हो सके ऐसा आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ K निकालनी है। ठीक है, तो अगर हीलियम के लिए अपन बात करें तो एनर्जीज कैसे लिखते थे, याद कीजिए। अगर He प्लस के लिए एनर्जी लिखनी है तो एनर्जी हमेशा लिखी जाती थी किसी भी के लिए -13.6 Z² बाई एन स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग, है ना। और यहाँ से आप अगर चेंज इन एनर्जीज लिखते थे तो मैं आपके सामने सीधा लिख रहा हूँ, हीलियम के लिए जो डेल्टा ई आता है वो आता है पहला 0, दूसरा आता है 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब अगर n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 जाना है तो इतनी एनर्जी चाहिए। 2 से अगर आगे बढ़ना है तो 48.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स चाहिए, मतलब अगर 1 से 3 जाना है तो, और उससे अगर आयनाइज कर जाना है तो एनर्जी चाहिए 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, कहाँ से आए आप बात समझ रहे हैं यहाँ से,
इस फॉर्मूला को यूज करके हम E1 निकाल सकते हैं, E2 निकाल सकते हैं, E3 निकाल सकते हैं। इनका डिफरेंस जो आपको दिखेगा E2 माइनस E1, E3 माइनस E1, E इंफिनिटी माइनस E1, 1 से अपन देख रहे हैं क्योंकि ग्राउंड स्टेट है तो सारे डिफरेंसेस 1 से लिखे गए हैं। ठीक है, ये आपने लिख लिया यहाँ पे डिफरेंसेस। फॉर्मूला भी बता दिया मैंने। अच्छा, हीलियम के लिए Z कितना लोगे? हीलियम के लिए Z कितना लिया जाता है? 2, तो वो यूज कर लेना है। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये सारी चीजें। अब बात करते हैं लॉस की। तो यहाँ बोल रखा है कि एक न्यूट्रॉन है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, काइनेटिक एनर्जी k है, वो इससे चल रहा है। ठीक है, k काइनेटिक एनर्जी से चल रहा है मान लीजिए। और यहाँ पे एक रखा हुआ है हीलियम एटम, हीलियम प्लस। इस हीलियम प्लस के लिए मास कितना लिखोगे आप? व्हाट शुड बी द मास? हीलियम में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास तो अपन नेग्लिजिबल मानते हैं, तो 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, टोटल मास इसका हो जाएगा 4m के बराबर। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग सेम होता है। अगर एक न्यूट्रॉन का मास m है तो ये टोटल मास हो जाएगा 4m के बराबर। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपके पास है, ये अभी रेस्ट पे है, फ्री टू मूव है, ग्राउंड स्टेट में है, सारी बातें वैसी हैं। अगर अपन बात करें कि मिनिमम लॉस कितना हो सकता है एनर्जी का, तो हो सकता है 0 जब इलास्टिक कोलिजन हो जाए। मैक्सिमम लॉस कब हो सकता है? जब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अगर ऐसा है तो कर लेते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या हो जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक के बाद? ये दोनों साथ में चलेंगे किसी वी फाइनल से, दोनों का मास मिला के हो जाएगा 5m के बराबर। ओके, तो लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी प्लस 0, फाइनल मोमेंटम 5m इंटू वी फाइनल। तो यहाँ से वी फाइनल कितना मिल जाएगा? v बाई 5 के बराबर। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल स्पीड जिससे चलने वाले हैं। इस केस में अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी यहाँ पे? हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ इंटू 5m, टोटल मास 5m है, वी फाइनल से चल रहा है तो v बाई 5 का स्क्वायर, ये हो गई। यहाँ से आंसर आपको मिलेगा दिस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज k बाई 5 के बराबर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर k है विच इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 1 बाई 5, हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ से बच रहा है, तो आपको जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी, सॉरी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 4k by 5, है ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज k by 5, so चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 4k by 5। तो अब अपने पास चीजें आ गई कि भैया जो लॉस हो सकता है वो या तो मिनिमम 0 हो सकता है या 4k by 5 के बराबर हो सकता है, ऐसा इसने पता चल गया। ओके, अब अगर ऐसा है तो यहां से अगर अपन इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो 0-0 मैच कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो बोला है कि ये 4k by 5 इसके बराबर हो जाना चाहिए, तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कैन बी एन इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब जो रेंज है वो इन दोनों के बीच में आनी चाहिए, ऐसा इसने बोला है। ठीक है, दिस रेंज शुड बी इन बिटवीन दीज टू। तो जो लॉस है वो इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी अपन बोलेंगे कि जो कोलिजन हुआ है वो इन इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि लॉस ज्यादा हुआ, इसने इतनी एनर्जी यहां से उठाई। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि फॉर इन इलास्टिक कोलिजन दिस 4k by 5 जो कि लॉस है मस्ट बी ग्रेटर देन, कितना था ये? 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से आपको मिल जाएगा k मस्ट बी ग्रेटर देन 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर लिमिटिंग केस की बात है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ k इक्वल टू मिनिमम वैल्यू 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर अगर है तो यहाँ पे ये इन इलास्टिक कोलिजन करके एक्साइटेशन कर पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिकॉइल स्पीड की। कि भैया जब एक एटम से एक फोटोन बाहर निकलता है तो क्या उसके पास एक रिकॉइल स्पीड भी होगी? रिकॉइल स्पीड मतलब जानते हैं ना, जो बंदूक से जब बुलेट निकलती थी, गन से जब बुलेट निकलती है, तो मान लीजिए अगर बुलेट v स्पीड से निकल रही है तो गन के पास भी पीछे की तरफ एक स्पीड आती है vg। अगर ये vb है, कैसे लिखा जाता था? अगर ये मास m और m था तो अपन नेट मोमेंटम जीरो करते थे। नेट मोमेंटम जीरो करना मतलब जो मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। क्या किया आपने? मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन किया, टोटल मोमेंटम को जीरो किया। ठीक है, ये आपने निकाला था वहां से रिकॉइल स्पीड।
क्लासिकल मैकेनिक्स के केस में। इस बार अपन है क्वांटम मैकेनिक्स में, छोटी छोटी चीजों की बात कर रहे हैं। तो अगर एक एटम है, इस एटम से अगर एक फोटोन बाहर निकला है, ठीक है, तो ये हो गया आपका एच एटम, और ये अभी था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तभी ये एक एटम फोटोन को रिलीज करेगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इसने एक फोटोन रिलीज किया, तो ये ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। और अभी पहला केस अपन वो लेके चल रहे हैं, केस 1, जब ये फिक्स्ड है। जब ये फिक्स्ड है तो कोई रिकॉइल स्पीड तो आएगी नहीं, पर देख लेते हैं कि सिचुएशन क्या बनती है। तो जब फिक्स्ड होता है तो हम जानते हैं कि मोमेंटम ऑफ दिस फोटोन ये कितना लिखा जाता है, h बाय लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, और इसकी एनर्जी कितनी लिखी जाती है, एच सी बाय लैम्डा के करस्पॉन्डिंग। ठीक है। अच्छा, ये भी अपने को पता है कि जब हाइड्रोजन एटम की बात है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ये ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, तो फर्स्ट एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में, तो कितनी एनर्जी का ये फोटोन रिलीज करेगा। फर्स्ट से ग्राउंड के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना होता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का। तो जो इस फोटोन की एनर्जी है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पूरी पूरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, जब ये जो एटम है एच एटम, ये फ्री टू मूव है, इस बार दिस इज फ्री टू मूव, और इस केस में वही हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे था, और इस बार इसने जो फोटोन बाहर निकाला उसकी आपसे पूछी गई कि मान लीजिए वेवलेंथ लैम्डा नेट है, तो इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। रिकॉइल स्पीड इसकी कितनी होगी, एच एटम की। क्लियर है। अगर इसका मास मान लीजिए m है, तो अपन ये m यूज करेंगे, तो हमें पता है क्या होना चाहिए, अगर ये बाहर निकला है तो इसका मोमेंटम होना चाहिए h बाय लैम्डा डैश के करस्पॉन्डिंग इतना। ठीक है, लैम्डा ले लीजिए, h बाय लैम्डा के करस्पॉन्डिंग। इस बार जो एनर्जी का डिफरेंस आया है वो कहाँ कहाँ जाएगा, इसकी एनर्जी है एच सी बाय लैम्डा, फोटोन की एनर्जी, टोटल एनर्जी में लॉस कितना हुआ, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आया, तो इसने कितनी एनर्जी टोटल रिलीज करी होगी, डेल्टा ई यहाँ से कितना होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर। अच्छा, ये एनर्जी कौन कौन लेके गया, तो ये एनर्जी एक तो ये फोटोन जो बाहर निकला उसके पास रही होगी, और क्योंकि ये भी फ्री टू मूव है तो इसको जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, वो भी यहीं से मिलेगी। तो बेसिकली इस बार आपको जो चेंज करना है वो फोटोन की एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस एनर्जी, यहां से अपन रिकॉइल स्पीड निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों डिफरेंस समझ में आ गया। जब पहले ये फिक्स था तो आपने सीधा सीधा फोटोन की एनर्जी को इक्वेट कर दिया था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, लेकिन अब ये मूव कर रहा है, इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो काइनेटिक एनर्जी भी कहां से आएगी, इस लॉस इन एनर्जी से। ठीक है, तो करते हैं। अपने को पता है मोमेंटम कंजर्वेशन करना पड़ेगा सबसे पहले, तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर करें तो फोटोन को मान लीजिए बुलेट, और ये एटम जो है वो गन हो गई, तो क्या होना चाहिए, m इंटू वी, मतलब मास ऑफ एटम इंटू वेलोसिटी ऑफ एटम शुड बी इक्वल टू फोटोन का जो मोमेंटम है वो कैसे लिखा जाता है, h बाय लैम्डा से लिखा जाता है, वो यहाँ से आ जाएगा h बाय लैम्डा। क्लियर। मगर एनर्जी इक्वेशन लिखें तो एनर्जी से वो लिखा जा सकता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कि जो टोटल एनर्जी गई वो गई हाफ एम वी स्क्वायर प्लस फोटोन में, मतलब एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे अगर देखो तो क्योंकि मास ऑफ जो एटम है वो बहुत ज्यादा होता है, इसकी वेलोसिटी बहुत कम होने वाली है, बहुत ही ज्यादा कम होने वाली है, इतनी ज्यादा कम कि अपन ये चीजें ऑलमोस्ट इक्वल मान सकते हैं, इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज ऑफ वेलोसिटी जो है उसकी बहुत कम हो जाएगी और मास ऑफ एटम बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन यूज करके अपन यूजिंग अप्रोक्सीमेशन हमें लिख सकते हैं कि दिस एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब यहाँ से आपको मिल रहा है h बाय लैम्डा कितना, h बाय लैम्डा इज 10.2 बाय c के बराबर। इसको मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ लिखूंगा m इंटू वी इज इक्वल टू h बाय लैम्डा विच इज 10.2 बाय c। यहाँ से आपको मिल रहा है दिस v इज इक्वल टू 10.2 बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू स्पीड ऑफ लाइट। तो देख रहे हैं आप, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड हो रही है तो ये वेलोसिटी कितनी कम आ रही होगी। क्लियर है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। दिस विल बी द वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी जो यहाँ पे चाहिए इस एटम के लिए। तो क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाएगा, या हो सकता है कभी जेई मेंस में पूछ लिया जाए,
बट इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। करने का तरीका क्लासिकल मैकेनिक्स जैसा ही है, बस कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे फोटोन का जो मोमेंटम लिखेंगे तो h बाई लैम्डा लिखेंगे। एनर्जी हमें पहले से पता है कि एक्साइटेशन के बराबर एनर्जी वो चाहिए, वही अपन यहाँ यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं एक्सरेज की। तो एक्सरेज क्या है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपनी वेव्स है वो स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। जैसे विजिबल लाइट आती है वैसे ही एक्सरेज भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसी स्पेक्ट्रम का पार्ट है। हम जानते हैं कि सबसे पहले रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरेज और फिर गामा रेज, इस तरीके का स्पेक्ट्रम अपने पास रहता है। इसमें यहाँ पे आती हैं एक्सरेज। ठीक है, इस तरफ चलते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एच न्यू के करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरफ से इस तरफ जाते हुए एनर्जी इंक्रीज होती है। मतलब एक्सरेज की जो एनर्जी है वो विजिबल लाइट की एनर्जी से काफी ज्यादा होती है, लगभग 1000 टाइम्स मोर एनर्जी इसमें मिलती है अपने को। ठीक है, कई बात यहाँ लिखी गई है कि वेवलेंथ जो है एक्सरेज की वो लगभग 0.1 एंगस्ट्रम से 10 एंगस्ट्रम तक होती है। ये इनविजिबल नहीं, ये सॉरी इनविजिबल है अपने आंखों के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इनकी स्पीड वैक्यूम में वही है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है, सी के बराबर। फोटॉन्स जो एक्सरेज के होते हैं वो 1000 टाइम्स मोर एनर्जी वाले होते हैं देन विजिबल लाइट। अभी अपन बात की, क्योंकि इस तरफ चलते चलते फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? तो जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जिनकी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल किलो इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट, ये जब किसी मेटालिक टारगेट को स्ट्राइक करते हैं तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसका अपन बात करते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। कुलिज ट्यूब, कुलिज ट्यूब एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने एक्सरे प्रोड्यूस करी थी। कैसे करी थी इस बारे में बात करते हैं। जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, अपन डायग्राम से इसको पूरा समझेंगे। यहाँ पे एक प्लेट लगा रखी है जिसको आपने कैथोड बोल रखा है, पीछे एक हीटर लगा रखा है। ठीक है, तो जब आप इस प्लेट को हीट करेंगे तो थर्मियोनिक एमिशन की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे और वो इलेक्ट्रॉन की एक बीम अपने को यहाँ बनानी है, जिसके लिए अपन कॉलीमेटर यूज कर सकते हैं। कॉलीमेटर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके इसको एक बीम में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके इसको एक बीम में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से अपन ने एक इलेक्ट्रॉन बीम निकाल ली। कैसे? हीट करके। थर्मियोनिक एमिशन से इलेक्ट्रॉन्स मिल गए अपने को हाई एनर्जी वाले। सामने अपने पास एक टारगेट है, ये टारगेट वो मेटल है जिसपे इलेक्ट्रॉन्स आगे स्ट्राइक करने वाले हैं और यहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस होगी। तो इस टारगेट पे, मेटालिक टारगेट पे जब एक्सरे, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे गिरते हैं हाई एनर्जी के, हाई वेलोसिटी से, तो यहाँ से एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं, जो एक्सरे बीम यहाँ पे आपको दिखा रखी है डायग्राम में। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज इसकी आपने को समझनी पड़ेंगी। प्रॉपर्टी ये कि जो टारगेट मेटल है, टारगेट मेटल वो, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया जब इलेक्ट्रॉन्स उस पर आके टकरा रहे हैं ना इतने सारे, तो एक्सरेज निकल रही हैं, साथ में कुछ एनर्जी लॉस भी वहां पे होती है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि वो पिघल ना जाए, टारगेट अपना जो मेटल है वहां पे। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, इसकी हाई स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए। याद है स्पेसिफिक हीट क्या होता था? स्पेसिफिक हीट होता था कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट वहां पे देनी पड़ेगी। तो इसकी स्पेसिफिक हीट भी हाई होनी चाहिए ताकि ये ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके और इसका टेम्परेचर कम बढ़े। मान लीजिए इसकी स्पेसिफिक हीट है 10 जूल्स, तो 10 जूल पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। और वही अगर 100 जूल है तो 100 जूल एनर्जी दोगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ज्यादा अच्छा कौन सा है इस केस में? जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा हो। तो ये दोनों इसकी प्रॉपर्टीज हो गई कि एक तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, दूसरा स्पेसिफिक हीट भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा ये हैवी मेटल के केस में आता है तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी ज्यादा होना चाहिए, एटॉमिक नंबर भी हाई होना चाहिए। ठीक है, ये तीन बातें इस टारगेट मटेरियल के केस में हो गई। यहाँ पे आपने पीछे एक कॉपर की रॉड यूज कर रखी है। ये कॉपर रॉड क्या करती है कि यहाँ जो हीट प्रोड्यूस हुई ना उसको पीछे लेके चली जाती है और कूलेंट में, इसमें अपन इसको पीछे कूलेंट लगा देते हैं तो ये लगातार ठंडा होता रहता है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए, इसका टेम्परेचर बहुत डिफरेंट ना हो जाए, इस वजह से अपन ने कूलेंट की भी सर्विस यहाँ पे, कूलिंग की भी एक फैसिलिटीज दे रखी है।
कॉपर रॉड लगा के जो हीट ट्रांसफर कर देती है, जो कि हीट को बाहर निकाल देता है सिस्टम से। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जिसपे एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं ये बता रखा था। अब इसमें अपने को जो देखना है वो इंटेंसिटी का वेरिएशन देखना है। इंटेंसिटी का जो डायग्राम आपको वेवलेंथ के साथ दे रखा है वो ऐसा प्लॉट दे रखा है। इंटेंसिटी जो आपको मिलने वाली है यहाँ पे, ठीक है, और ये है वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ है ये? जो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे आ रहा है उसकी वेवलेंथ। ओके, इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ। अब हुआ क्या था इस पूरे डायग्राम में? हुआ ये था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले थे, इस टारगेट पे जाके टकराए थे। इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी अगर प्रोवाइड करनी है तो हम जानते हैं यहाँ से यहाँ के बीच का आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, वी का अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है तो यहाँ पे एनर्जी कितनी मिलती है इलेक्ट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है E इंटू वी के बराबर, है ना? ये हमने पहले भी पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टाइम भी। Q इंटू वी या E इंटू वी इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस केस। तो ये इलेक्ट्रॉन की अगर काइनेटिक एनर्जी E इंटू वी है और उसके करस्पॉन्डिंग ये इंटेंसिटी यहाँ प्रोड्यूस करेगा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे द मिनिमम वेवलेंथ corresponds to the maximum energy of the X-ray, और जो किसके बराबर है? अगेन ये इक्वल है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच इज E इंटू वी के बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस E इंटू वी इज इक्वल टू H इंटू न्यू मिनिमम, या फिर सॉरी न्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात है, या फिर HC बाय लैम्डा मिनिमम, ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ से अगर लैम्डा मिनिमम आप कैलकुलेट करें तो देखिए कितना आता है। ये आता है आपके पास HC बाय EV, और HC बाय E ये अपन जानते हैं होता है 12400 बाय V इन वोल्ट्स। ये आपको मिल जाएगा एंगस्ट्रॉम में आंसर। तो जो लैम्डा कम से कम होना चाहिए जिसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी, वो होना चाहिए 12400 बाय वी के बराबर। वी क्या हो गया? जो टारगेट मटेरियल और इलेक्ट्रॉन जो इमिटर है उन दोनों के बीच में लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस, टारगेट एंड फिलामेंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ रही है कि ये जो लैम्डा मिनिमम है, कितनी मिनिमम वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन्स की होनी चाहिए ताकि यहाँ से एक्सरे मिल सके अपने को। तो लैम्डा मिनिमम कितना होना चाहिए? 12400 बाय वी वोल्ट्स। वी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टारगेट एंड द फिलामेंट। और यहाँ ध्यान से देखो तो लैम्डा जो है वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो आप अगर दो मटेरियल्स मतलब Z और Z डैश जिनका एटॉमिक नंबर है, ऐसे दो मटेरियल पे आप अगर लेके चलते हैं तो उन दोनों के केस में लैम्डा मिनिमम आपको सेम मिलने वाला है इस ग्राफ में। दोनों यहीं से ऐसे ग्राफ शुरू होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? तो दो आप डिफरेंट मटेरियल भी ले लो तब भी आप बोलेंगे कि इनका लैम्डा मिनिमम तो सेम रहने वाला है क्योंकि ये सिर्फ V पे डिपेंड करता है। ओके, आप अगर V को चेंज कर दें जैसा यहाँ दिखा रखा है, अगर V को चेंज कर देंगे तो ये जो मिनिमम वेवलेंथ आपको मिल रही है ये अगर V इंक्रीज कर दिया तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो ये ग्राफ थोड़ा और पीछे से शुरू होगा जैसा इस केस में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो इंटेंसिटी का वेवलेंथ के साथ ग्राफ बनेगा इस तरीके से। ध्यान रखना है हमें, ये लैम्डा मिनिमम की वैल्यू भी ध्यान रखनी है। अब ये जो ग्राफ इंटेंसिटी का बना है ये एक्चुअली एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता। ये जो ग्राफ होता है ना ये कुछ ऐसा बनता है, यहाँ है और अचानक से एक पीक आता है ऐसा, फिर यहाँ है फिर एक पीक आएगा ऐसा, फिर यहाँ है फिर एक ऐसा पीक आएगा, फिर एक ऐसा पीक आएगा, ऐसा एक ग्राफ बनता है। बीच बीच में इसमें ना छोटे छोटे से पीक ऐसे आते रहते हैं इस तरीके से। ये पीक किसके करस्पॉन्डिंग होते हैं? पीक मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी एकदम बढ़ चुकी है इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, ऐसे यहाँ पे इंटेंसिटी और बढ़ गई इस नॉर्मल ग्राफ से। तो ये जो पीक आते हैं इन्हें कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक यही है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे नाम कैरेक्टरिस्टिक इसलिए है क्योंकि ये मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। तो जो शार्प पीक आती हैं वो आती हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के करस्पॉन्डिंग, और ये टारगेट मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है इसलिए इसका नाम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है। अगर आप टारगेट मटेरियल चेंज कर दोगे तो ये जो पीक्स आ रहे हैं ये भी कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, किसी और लैम्डा के करस्पॉन्डिंग शिफ्ट हो जाएंगे। तो मान लीजिए जो आपने ग्राफ बनाया था इंटेंसिटी का, किसी मटेरियल के लिए वो ग्राफ बनता है ऐसा। ठीक है, इस तरीके से वो ग्राफ बन रहा है, यहाँ से शुरू होके ऐसा वो ग्राफ चल रहा है। तो ये जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो पीक आया है ये है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। और इसका अगर एटॉमिक नंबर Z था
तो ये इसका अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम बनाना चाहूं, मतलब एक्सरेज कहाँ से निकल रही है, कहाँ इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है अंदर, तो वो स्पेक्ट्रम जो बनता है वो ऐसा बनता है। दिस इज द स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब ये अचानक से ऐसे पीक क्यों आए हैं, इस बारे में अगर बात करें तो ये होता है इस वजह से कि जब हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आपने उस एटम पे बम्बार्ड कराया, उस पे जाके स्ट्राइक किया, तो मान लीजिए ये जो एटम अपने सरफेस थी, इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये आके इस पे टकरा रहा है, ठीक है। टकराएगा तो मान लीजिए किसी एटम से टकराया। अब ये एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये इसके ऑर्बिट्स हैं, ये बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इस पे आके जोर से टकरा रहा है। अब जब टकरा रहा है तो ऐसा पॉसिबिलिटी है ना कि ये यहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर दे, अपनी जगह से निकाल दे। अगर ऐसा हो गया तो उस जगह पे एक वैकेंसी बन जाएगी। तो मान लीजिए फर्स्ट जो ऑर्बिट है वहां से एक इलेक्ट्रॉन को उसने निकाल दिया, जैसे इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी। वैकेंसी जैसे क्रिएट होगी तो ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें शिफ्ट होना चाहेंगे। जैसे शिफ्ट होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक फोटोन रिलीज करेंगे, वो जो फोटोन होता है वो एक्सरे के करस्पॉन्डिंग बाहर आता है, जिसे आप कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अब उसके लिए अगर स्पेक्ट्रम बनाए अपन, तो ये स्पेक्ट्रम आपके सामने है। ये कैसा है कि सोचो जो इलेक्ट्रॉन आया ये बाहर से अंदर, वो टकराया, टकराने के बाद उसने एक वैकेंसी क्रिएट करी। अगर वो वैकेंसी फर्स्ट ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग होती है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ डायग्राम में कि ये हो गया न्यूक्लियस, इसके आसपास फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट ऐसे होंगे। अगर वैकेंसी यहाँ क्रिएट हुई, ठीक है, तो जो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आके जंप करना चाह सकते हैं, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन है वो भी इसमें जंप कर सकता है। इसके करस्पॉन्डिंग जो बाहर वेव्स निकलेंगी वो एक्सरेज होंगी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे अपन कहते हैं के स्पेक्ट्रम, के अल्फा, के बीटा, के गामा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप इसको बोल सकते हैं के शेल, तो के एल एम ऐसे शेल हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर के शेल में वैकेंसी हुई, तो के शेल की वैकेंसी के करस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट से, मतलब के शेल में वैकेंसी है और उससे जस्ट ऊपर एल है, तो एल से अगर के में कोई आता है, या सेकंड ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में कोई आता है इलेक्ट्रॉन, उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सरेज निकलेंगी उसे बोलेंगे के अल्फा। ऐसे ही अगर n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में कोई इलेक्ट्रॉन आता है और उसके करस्पॉन्डिंग एक एक्सरे बाहर आती है, तो उसको बोलेंगे के बीटा। ये यहाँ पे स्पेक्ट्रम बनता है। ऐसे मान लीजिए कि अगर वैकेंसी होती यहाँ पे एल वाले में वैकेंसी हो जाती, तो इस बार आप सीरीज लिखते कौन सी, एल सीरीज आप लिखना शुरू कर देते इस बार, ये वाली सीरीज। क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ सकता है, तो ये n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 से अगर इस पे इलेक्ट्रॉन आता है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वेव बाहर आती है, एक्सरे बाहर आती है, उसको बोलेंगे अपन एल अल्फा के करस्पॉन्डिंग। ऐसे अगर इससे बाहर एक ऑर्बिट और था, वहां से यहाँ पहुंचता, तो इसको बोलते हैं एल बीटा के करस्पॉन्डिंग। क्लियर है सारी बातें। तो के जो लिखोगे वो होगा कि वैकेंसी कहाँ बनी थी, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में बनी तो के सीरीज चलेगी, सेकंड ऑर्बिट में वैकेंसी है तो एल सीरीज चलेगी, थर्ड ऑर्बिट में वैकेंसी है तो एम सीरीज चलेगी, फोर्थ में है तो एन सीरीज चलेगी। अल्फा बीटा किसको बोलोगे कि उस वैकेंसी को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, अगर जस्ट ऊपर वाले से आया है तो अल्फा, सेकंड ऊपर वाले से आया है तो बीटा, थर्ड से आया है तो गामा, मतलब उससे ऊपर तीसरे से आया है तो गामा, उससे ऊपर चौथे से आया है तो, इस तरीके से यहाँ पे चलेगा। क्लियर है, लिखना आपको समझ में आ गया। तो अल्फा बीटा गामा, अब आपको आई गेस क्लियर है। अगर वैकेंसी के में है या फर्स्ट में है, इसको अपन n इक्वल टू 1 में बोलते हैं, तो के करस्पॉन्डिंग चलेगा। उसको भरने के लिए अगर n इक्वल टू 2 से 1 में आता है तो अल्फा हो जाएगा, n इक्वल टू 3 से अगर 1 में आता है तो बीटा हो जाएगा, और अगर n इक्वल टू 4 से 1 में आता है तो गामा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर वैकेंसी n इक्वल टू 2 में है तो एल सीरीज चलेगी। इस 2 को भरने के लिए कहां से आ सकता है, 3 से आ सकता है 2 में, तो अल्फा हो जाएगा। ऐसे ही n इक्वल टू 4 से 2 में आ सकता है तो बीटा हो जाएगा, और ऐसे ही n इक्वल टू 5 से 2 में आ सकता है तो गामा हो जाएगा। तो आई गेस आपको ये सारी बातें क्लियर है। इनका स्पेक्ट्रम बनता है इस तरीके से, आपको ये सारी बातें अब ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे कई सारे इलेक्ट्रॉन है। हमने ऑलरेडी बोल रखा है कि इसका जेड बहुत ज्यादा है, जो टारगेट मटेरियल है उसके लिए जेड बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, कहीं से भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच सकता है, ठीक है। तो आई गेस सारी बातें क्लियर है अब तक आपको, यहाँ तक कैसे नामकरण करना है इनका अच्छे से। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। पूछा गया
कि बताइए इसमें से दो, ये जो आपको डायग्राम दे रखा है इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का, ठीक है, ये यहाँ पे है इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा, ये डायग्राम आपको दे रखा है। पूछा इसकी करस्पॉन्डिंग ये अगर लैम्डा 1 है लैम्डा 2 है तो कौन सा इसमें से जो पीक है वो के अल्फा है, कौन सा पीक के बीटा है, कौन सा जो पीक है वो के अल्फा के करस्पॉन्डिंग है, कौन सा पीक के बीटा के करस्पॉन्डिंग है, ये आपसे पूछा गया। तो बताइए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब इंटेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो बेसिकली एरिया और टाइम तो सेम ही चल रहा है सबके लिए, तो अपन इंटेंसिटी का ग्राफ एनर्जी के ग्राफ से भी एज इट इज कंपेयर यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि एनर्जी, क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी का, एच सी बाय लैम्डा के बराबर, ठीक है, या चेंज इन एनर्जी इसको बोलूं क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वेवलेंथ आ रही है। तो जो लैम्डा आ रहा है वो कितना आ रहा है, एच सी बाय डेल्टा ई के बराबर, ठीक है। तो जहां पे चेंज इन एनर्जी ज्यादा उसके लिए लैम्डा कम, और जहां पे चेंज इन एनर्जी कम उसके लिए वेवलेंथ ज्यादा, इनवर्स रेशियो यहाँ से बन रहा है, ठीक है। अब पूछा है यहाँ पे कौन सा के अल्फा है और कौन सा के बीटा है। तो आपको पता है ना के अल्फा अगर बनाना है तो कैसे बनेगा वो, ये अगर स्पेक्ट्रम है n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 ऐसा है, तो के अल्फा कब बनता था, के मतलब फर्स्ट में वैकेंसी है तो टर्मिनेट होना चाहिए फर्स्ट पे, और अल्फा मतलब पहली ही लाइन, मतलब ये वाली लाइन, दिस इज के अल्फा। और आपसे पूछा गया दूसरा के बीटा, तो के बीटा मतलब के मतलब फर्स्ट में वैकेंसी और बीटा मतलब सेकंड लाइन, यहां से यहां तक वाली लाइन। तो हम जानते हैं एनर्जी डिफरेंस किस में ज्यादा होगा, ऑब्वियसली जहां ऑर्बिट ज्यादा वो क्रॉस कर रहा है एनर्जी डिफरेंस वहां ज्यादा मिलेगा। तो यहां से यहां आने में एनर्जी डिफरेंस इज मोर देन यहां से यहां आने में, है ना। तो हम लिख सकते हैं एनर्जी फॉर के बीटा इज मोर देन एनर्जी डिफरेंस फॉर के अल्फा। अगर ये पता चल गया तो यहाँ से लैम्डा पता चल जाएगा। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा उसके लिए लैम्डा कम, तो लैम्डा फॉर के बीटा इज लेस देन लैम्डा फॉर के अल्फा। ग्राफ में देख लो, लैम्डा 1 लैम्डा 2 दे रखा है आपको, तो जिसके लिए लैम्डा कम है वो के बीटा है, तो मतलब यहाँ पे 1 जो है वो करस्पॉन्डिंग हो जाएगा के बीटा के, और जो 2 है वो करस्पॉन्ड हो जाएगा के अल्फा के। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 1 इज करस्पॉन्डिंग टू के बीटा, सेकंड इज करस्पॉन्डिंग टू के अल्फा। तो लैम्डा को आपको यहाँ कंपेयर करना है, लैम्डा किससे कंपेयर करेंगे फिर आप, चेंज इन एनर्जी से। चेंज इन एनर्जी हम जानते हैं कि जितने ऑर्बिट ये क्रॉस करके आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी में चेंज यहाँ पे मिलने वाला है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए नेक्स्ट, फिर से आपसे पूछा यहाँ पे बताइए के अल्फा और एल अल्फा ये कौन कौन से होंगे, ठीक है, के अल्फा एंड एल अल्फा। अब कैसे बताएंगे, इस बार तो सीरीज भी डिफरेंट कर दी इन्होंने, तो देखिए जल्दी से, फिर से वही बातें, n equal to 1, 2, 3 and 4। के अल्फा, के मतलब फर्स्ट में वैकेंसी और अल्फा मतलब पहली लाइन, ये हो गया के अल्फा। एल अल्फा, एल मतलब सेकंड में वैकेंसी और अल्फा मतलब पहली लाइन, ये हो गया। और हम जानते हैं कि जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं वैसे एनर्जी का डिफरेंस जो है वो कम होता रहता है। हमें पता है ना कि यहाँ सबसे ज्यादा गैप बनता है, फिर जो गैप बनता है वो लगातार कम होता चला जाता है इस तरीके से, है ना। तो अब ये बात समझ में आ गई कि इस के अल्फा के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी का डिफरेंस है वो ज्यादा है एनर्जी डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू एल अल्फा। क्लियर है बात, क्यों है ये बात समझ में आई, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी का डिफरेंस गैप कम होता रहता है। तो जो नीचे है, सॉरी, जो यहाँ से यहाँ तक है उसमें एनर्जी का गैप ज्यादा है, जो और ऊपर चल गया उसमें एनर्जी का गैप कम हो गया। तो बस यहाँ से आपकी बातें समझ में आ जाएंगी। और लैम्डा का रिलेशन तो वो है ही अपने पास जो अभी अपन ने कैलकुलेट किया था कि लैम्डा इक्वल टू एच सी बाय डेल्टा ई। तो जिसके लिए एनर्जी गैप ज्यादा उसके लिए लैम्डा कम, तो लैम्डा फॉर के अल्फा इज लेस देन लैम्डा फॉर एल अल्फा। तो यहाँ से लैम्डा कौन सा कम है, ये वाला कम है। ग्राफ पे लैम्डा 1 इधर है, तो दिस करस्पॉन्डिंग टू के अल्फा, दिस इज करस्पॉन्ड टू एल अल्फा, ठीक है। बट आसान आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आपको बेसिक सा ज्ञान है तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोज़लेस लॉ की। तो मोज़ले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक जो एक्सरेज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को मेजर किया फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स लेके कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज देखी और उनकी फ्रीक्वेंसी को मेजर किया, ठीक है। फिर उन्होंने एक प्लॉट बनाया, उस फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट का
Z के साथ, जो एलिमेंट्स उन्होंने लिए थे उनके एटॉमिक नंबर के साथ, ठीक है। और उन्होंने देखा कि ये जो ग्राफ बनता है ना, ये अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन बनता है, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं होता, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ही बनता है, ठीक है। किस किस का ग्राफ बनाया उन्होंने, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ characteristic X-rays for different materials and the square root of their frequencies, ठीक है। ये एक उन्होंने ग्राफ बनाया, रूट न्यू बाय रूट न्यू और जेड का, ठीक है। ये न्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी लिखी है, रूट न्यू और जेड, ये ग्राफ उन्होंने यहाँ पे बनाया। और देखा कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंस बनती हैं उन सब के लिए ग्राफ ऐसा है, यहाँ पे बनता है, ठीक है। अगर इसको अपन मैथमेटिकल फॉर्म में डालना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, दिस रूट न्यू, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है, इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी के बराबर, ठीक है। ये एक इक्वेशन बनती है, दिस इज मॉसलेस लॉ मैथमेटिकल फॉर्म में। यहाँ पे ए और बी जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है और ये इंडिपेंडेंट ऑफ जेड रहते हैं, ठीक है। उन्होंने इसकी वैल्यू भी दी, जो ए की वैल्यू आती है वो आपने कहीं पढ़ी हुई है, कुछ कुछ वैसा फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। ए की जो वैल्यू आती है वो आती है रूट ओवर सी आर 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए। कहाँ पढ़ा था ये आपने, एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला था ना, आर इंटू 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पे इंटू सी भी कर लेते हैं। आर क्या था, रेनॉल्ड्स नंबर, रिमेंबर, उसके करस्पॉन्डिंग। और बी जो है यहाँ पे, उस बी को बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, बी इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है फॉर के अल्फा, बी इक्वल टू 1 होता है। के अल्फा के लिए बी कितना होता है, 1 के बराबर। ये जो टर्म यहाँ पे z माइनस बी बन रही है, दिस z माइनस बी इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ये आपके पास पूरा मॉसलेस लॉ आता है। इस केस में अब अगर अपन बात करते हैं के अल्फा लाइन की, तो मैं के अल्फा के लिए क्या लिख सकता हूँ, फॉर के अल्फा, के अल्फा मतलब ये वाली लाइन है जहां पे n इक्वल टू 2 से इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में आता है। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, n1 हो गया 1, n2 हो गया आपके पास 2। इसको अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ इस फॉर्मूला में, तो a कितना मिल रहा है, देखो यहाँ से a आपको मिलेगा रूट ओवर सी आर 1/1 माइनस 1/4, है ना। कितना मिला यहाँ से a आपको मिलेगा रूट ओवर 3/4 आर सी के बराबर, ठीक है। n1 की 1 डाला, n2 का 2 डाला, 2 स्क्वायर इज 4, ये मिला आपको a। अगर मोजलेस लॉ लिखूं यहाँ से तो क्या लिखूंगा, रूट ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए हो गया रूट 3/4 आर सी के बराबर, और यहाँ से आ गया z माइनस बी, बी होता है 1 फॉर द के अल्फा स्पेक्ट्रम, के अल्फा लाइन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मॉसलेस लो बन गया इसके लिए। अब यहाँ से आपको अगर जो भी पूछा गया कि z चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, वो ऐसे बताई जा सकती है, क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, ठीक है, अच्छे से। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या कह रहा है। फाइंड इन Z1 एंड Z2 व्हिच वन इज ग्रेटर। ये दो ग्राफ आपको यहाँ बता रखे हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के करस्पॉन्डिंग। ये Z2 का ग्राफ बन रहा है, ये Z1 का ग्राफ बन रहा है। इसके लिए जो Z1 की कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे आ रही है के अल्फा के करस्पॉन्डिंग, वो λ1 यहाँ पे आ रही है, और Z2 के केस में जो के अल्फा बन रहा है वो यहाँ आ रहा है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि दोनों में से वेवलेंथ किसके लिए ज्यादा है, जो Z2 की वेवलेंथ बन रही है करस्पॉन्डिंग टू के अल्फा वो ज्यादा है Z1 के करस्पॉन्डिंग वाली वेवलेंथ से। अब उससे पूछा गया कि Z1 और Z2 में से कौन बड़ा या छोटा है, ये बताइए, ठीक है। तो भैया अपन फॉर्मूला तो जानते हैं, फॉर्मूला क्या है, मोजलेस लो, रूट ओवर न्यू इज इक्वल टू ए की वैल्यू थी रूट आर सी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इधर था z माइनस बी, ये था फॉर्मूला। अब यहां से आपको पता है कि भैया दोनों के अल्फा दे रखे हैं, जब के अल्फा है तो n1 n2 दोनों केसेस में सेम हो गए, तो ये पूरी चीज दोनों केस में सेम हो गई, इसमें कोई बात नहीं बची। अब ऐसे के अल्फा है तो बी भी दोनों के लिए सेम हो गया, उसको भी हटा दो। तो यहाँ से सीधा सीधा बात समझ में आ गई
कि जिसके लिए Z ज्यादा होगा उसके लिए फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, क्योंकि बाकी चीजें सब कांस्टेंट है, वो कहीं मैटर नहीं कर रही। अगर मान लो यहाँ पे आपको L अल्फा दे रखा था तो आप N1 N2 को भी यहाँ पे यूज करते, पर यहाँ तो K अल्फा है, दोनों के लिए ये चीजें सेम रहने वाली है, ऐसे B भी सेम रहने वाला है, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो बचा आपके पास ये है कि जिसके लिए Z ज्यादा उसके लिए फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। और हम जानते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, कि वेवलेंथ जिसके लिए ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी उसके लिए कम होती है, या इनवर्स रेशियो यहाँ पे बनता है। तो बस क्लियर हो गई चीजें यहाँ से। λ1 यहाँ पे अपने को दिख रहा है, सिंस λ1 इज लेस देन λ2, तो आप सीधा कह सकते हैं यहाँ से कि Z1 जो होगा वो मोर देन Z2 आएगा। ये आपका आंसर आ गया यहाँ से, क्योंकि लैम्डा कम तो Z ज्यादा, इनवर्स रेशियो में अपना ये आंसर बता दिया अपन ने। क्लियर है? तो बड़ा आसान सा ये खाली थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, किया जा सकता है। क्लियर है बात अच्छे से? चलिए, तो ठीक है, आपका ये एक्सरे वाला पोर्शन भी यहाँ खत्म होता है, इसके साथ आपका एटम्स वाला चैप्टर भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, विच इज न्यूक्लियस। देखते हैं उसमें रेडियो एक्टिविटी क्या है, हाफ लाइफ क्या है, ये सारी चीजें उसमें हम बात करने वाले हैं, अल्फा बीटा गामा डी के या ऐसे रेडिएशंस वगैरह क्या क्या हैं, ये सारी बातें हम उसमें करेंगे। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए।